साथियों को जय भीम। काफ़ी लंबे समय के बाद आज द थिंग पर लाइव आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज द थिंग इस पेज से मैं लाइव आ रही हूँ और काफ़ी लंबे अंतराल के बाद सोशल मीडिया पर हम इस प्रकार लाइव बात कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वॉइस आ रही है, आवाज़ आपको आ रही है क्लियर, तो जो भी कोई हमारे साथी है कमेंट करके बताएं कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। और ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों साथियों के साथ। आज हम अलग अलग विषयों को लेकर बात करेंगे। कोशिश करेंगे कम समय में बात करें। 15 अगस्त आ रहा है और देश के आज़ादी का जो पर्व है ये संपूर्ण देश के अंदर मनाया जा रहा है। 75 साल इस देश की आज़ादी को हो गए हैं। इस मौके पर हमने समीक्षा करनी चाहिए कि इस 75 साल होने पर और हम इस अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, तो ऐसे में बहुजन समाज की क्या हालत पहले थी और आज़ादी के 75 साल के बाद क्या हालत है, कहाँ तक पहुँचे हैं, कितनी तरक्की हो पाई है, कितना कुछ मिला है, कितना नहीं मिला है, हर चीज़ पर समीक्षा होनी चाहिए। और देश की सरकारों की यह जिम्मेदारी रही कि जैसे जैसे आज़ादी की उम्र बढ़ती जा रही है उसी पैमाने पर इस देश के दलितों, शोषितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अक़लियतों, तमाम लोगों के जीवन में भी जो है सकारात्मक बदलाव होना चाहिए था। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी और जैसे जैसे हमारी आज़ादी की उम्र बढ़ती जा रही है उसी तरीके से सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर जो है, जो सामाजिक संरचना है, उसमें भी परिवर्तन आना चाहिए था। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर 75 वर्ष में हमने समीक्षा हमको करनी चाहिए थी, लेकिन समीक्षा नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ एक और बात करें तो जो अलग अलग समाज के जो लोग हैं उनकी आज भी अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हालांकि अलग अलग छोटे छोटे संगठनों के माध्यम से सभी लोग अपनी समस्या रख रहे हैं। और सरकारी तौर पे अगर हम बात करें कि शासन सत्ता में जो लोग हैं वो क्या दे रहे हैं, वो क्या देना चाह रहे हैं, तो जो वो देना चाह रहे हैं वो है, वो देना तो कुछ नहीं चाह रहे हैं लेकिन वो परीक्षा लेना चाह रहे हैं। वो इस देश के देशवासियों की, इस देश के जनता की, जो इस देश के अंदर लोग रहते हैं जिसमें कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, रिलीजियस माइनॉरिटी हैं और सवर्ण हैं, इन तमाम लोगों की एक परीक्षा लेना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी देशभक्ति है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने देशभक्ति को टटोलने की कोशिश की कि भारत माता की जय कौन बोलेगा, जो बोलेगा वही जो है देशभक्त है, वही भारत का है, जो वंदे मातरम बोलेगा वही भारत का मतलब वो देशभक्त है, वही भारत को जो है भारत का मान सम्मान करता है, देश का मान सम्मान करता है, देश प्रेम जो है वो। इन चीज़ों से उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बनाया कि भारत माता की जय बोले, वंदे मातरम बोले, तो ये क्राइटेरिया है। और इस क्राइटेरिया को पार करते हुए जो देशवासी है वो हमेशा पास होते रहे हैं। और अभी आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ऐसे में 7 साल पूर्ण हो गए हैं और ये इनके 7 साल में भारत देश के तमाम जो लोग हैं, तमाम देशवासी, देश की जनता जो है वो पास होते जा रही है लगातार। वो अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन कर रही है। बहुजन समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में देश की रक्षा के लिए घर से निकलते हैं। वो देश की रक्षा के लिए सैनिक बनते हैं। देश की रक्षा के लिए कोई आर्मी में जाएगा, कोई नेवी में जाएगा, कोई एयरफोर्स में जाएगा। देश की रक्षा के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं। वो दूसरी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन में अब जो है लेटरल एंट्री आ गई है, लेकिन
जिन जिन लोगों ने मेहनत की वो इसीलिए मेहनत करने के बाद वो राष्ट्र की सेवा ही करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे खुश नहीं है कि आप राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं तो भी जो है खुश नहीं है। आप नौकरी करके राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, आप सेना में जाकर राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, उससे खुश नहीं हो रही है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी ने नया अभियान निकाला। अभियान का नाम है हर घर तिरंगा। और हर घर तिरंगा में 13, 14, 15 इन 3 दिनों में सभी ने अपने घरों पर तिरंगा लगाना चाहिए। और बेशक लगाना चाहिए, क्योंकि हम इस देश के हैं और हम इस देश के देशवासी हैं और हमारे देश पर प्रेम है। और वो भाव अगर हमें दिखाना है तो वो हम अपने घरों पर झंडा लगाकर भी दिखा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज जो 2022 में हम लोग हैं तो 2022 में ही हमारे अंदर देशभक्ति आ रही है, ऐसा नहीं है। 2022 के पहले 2021 में, या यूँ कहें 2014 में, 2013 में, 2012 में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तभी हम देशभक्त थे। तभी जब हम बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो लोग अपने बच्चों को तिरंगा उनके हाथों में दिलाते थे, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो। तो ये इस प्रकार की जो परीक्षा ले रही है सरकार और हर घर तिरंगा का ये जो एजेंडा चल रहा है, इसके पीछे का मकसद भी देशवासियों ने समझना चाहिए। हम देशभक्ति पर शक नहीं कर रहे हैं किसी की, या फिर ऐसा भी नहीं है कि हमने इस मुद्दे को छेड़ा है तो हमें अपने देश से मोहब्बत नहीं है। बेशक हमें अपने देश से मोहब्बत है, लेकिन इस प्रकार की ज़बरदस्ती, इस प्रकार की ज़ोर ज़बरदस्ती करना, जिस देश के अंदर लोग जो है भूखमरी से परेशान हैं, जिस देश के अंदर लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, जिस देश के अंदर लोग हर दिन की रोजी रोटी के लिए हर दिन मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। और कोरोना काल के बाद तो हालात बहुत ही ख़राब हो गए हैं। कई लोगों की नौकरियां छूट गई, कई लोगों के जो हाथ में लगे हुए रोजगार थे वो निकल गए। और उसके बाद इस प्रकार की परीक्षा देना कि भाई हाँ हम देशभक्त हैं, इसके लिए हमें राशन दुकान पर जाना पड़ रहा है और राशन दुकान से 35 रुपये देकर हम राशन राशन खरीदने के साथ साथ हमें तिरंगा भी खरीदना है और वो कंपलसरी है। तो इस प्रकार की ज़ोर ज़बरदस्ती क्यों है? इसके पहले भी हम देशभक्त थे, हमें मोहब्बत थी हमारे देश से। 15 अगस्त को भी हम अपने आज़ादी का जश्न हमारे लोग अपने हिसाब से मनाते थे। 26 जनवरी का जश्न लोग अपने हिसाब से मनाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इस प्रकार का ज़ोर ज़बरदस्ती करना या फिर कंपलसरी करना, ये कहीं ना कहीं हमें शंका करने के लिए मजबूर करता है कि बीजेपी आखिर ऐसा क्यों चाहती है। और ये वो बीजेपी है जो आरएसएस से निकली हुई बीजेपी है। आरएसएस से निकलकर भारतीय जनता पार्टी हमें देशभक्ति सिखा रही है और हमें तिरंगा लगाना सिखा रही है। ये आरएसएस वही है जब पहली बार अपने कार्यालय पर झंडा लगाते हैं तो वो सुर्खियों में नजर आते हैं। इसका मतलब यह है कि इसके पहले उन्होंने या तो झंडा नहीं लगाया या स्वीकार नहीं किया। जब इसकी तह तक अगर हम पहुंचते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि तिरंगा को लेकर आरएसएस की क्या भूमिका रही, आरएसएस का क्या मानना था, या आरएसएस के मुखपत्र का अब तक क्या विचार रहा तिरंगे को लेकर। तो जब हम इसकी तह तक जाते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि देशभक्ति हमसे ना पूछिए भैया, देशभक्ति तो आरएसएस और बीजेपी वालों से पूछिए। क्या तिरंगा उन्होंने अपने कार्यालय पर लगाया तो कब लगाया, कितने बार लगाया? हम उंगलियों पर गिनकर बता सकते हैं कि आरएसएस ने कितने बार तिरंगा अपने कार्यालय पर लगाया। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने ज़बरदस्ती तरीके से आरएसएस के कार्यालय पर तिरंगा लगाने की कोशिश की नागपुर के अंदर, वो दो लोगों को पुलिस की रियासत में दे दिया गया। और वो जो 2 लोग थे वो एक संगठन से आते थे और उनका यही क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर कि आरएसएस आखिर तिरंगा क्यों नहीं लगाती। और इसी बात को देखने के लिए उन्होंने ये कोशिश की कि
तिरंगा जो है वो आरएसएस कार्यालय पर लगाया जाए। और उन्होंने यह प्रयत्न किया, और इसके बाद जो हुआ वो आप सभी लोग जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो जरा खोजिए। तो आरएसएस का तिरंगे के लिए किस प्रकार प्रेम होगा ये देखिए कि अगर जबरदस्ती उनके कार्यालय पर तिरंगा लगवाया जा रहा है और उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो उनका मुखपत्र जो ऑर्गेनाइज़र है, उस ऑर्गेनाइज़र ने उस समय तिरंगे को लेकर क्या बात कही थी। तो जब इस देश के लोगों ने तिरंगे को स्वीकार किया, तो एक और बात है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत का संविधान लिख रहे थे। तो ऐसे में कुछ हिंदू महासभा के जो लोग हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मिलते हैं और उन्हें एक मेमोरेंडम सौंपते हैं। मेमोरेंडम सौंपते हुए, मुंबई की बात है, और मेमोरेंडम सौंप कर यह कहते हैं कि आप संविधान लिख रहे हैं तो आप जो राष्ट्रीय ध्वज हैं वो भगवा ध्वज जिसमें कि ओम लिखा हो, इस ध्वज को ही राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता दी। उसके बाद बाबा साहब का जो काम है जो निरंतर चलता रहता है संविधान निर्माण का, तो दिल्ली के अंदर वही हिंदू महासभा के जो लोग हैं वो कहते हैं कि अगर आपने भगवा ध्वज को अगर राष्ट्रीय ध्वज नहीं बनाया तो संपूर्ण देश के अंदर बड़ा आंदोलन हो सकता है। तो तिरंगे का विरोध जो है वो शुरू के दौर से ही हो गया था। वही ऑर्गेनाइजर यह लिखता है कि तिरंगा मतलब कि जिसमें 3 रंग है, तो ये 3 रंग जो है, ये 3 का जो आंकड़ा है ये अशुभ है। शुभ अशुभ को मानने वाले यह आरएसएस के लोग आज तिरंगा हमारे सभी को अपने अपने घरों पर लगाने की अपील कर रहे हैं, और बड़ी तादाद में कर रहे हैं। आज सुबह तो हमारे इधर जो कचरा गाड़ी आती है, कचरा गाड़ी वाला भी यही अपील कर रहा है कि अपने घरों पर झंडा लगाइए। अगर आप राशन दुकान में जा रहे हैं तो राशन दुकान वाला भी यह कह रहा है कि कंपलसरी है, अगर आपको राशन चाहिए तो आपको झंडा खरीदना पड़ेगा, तो नहीं तो राशन नहीं मिलेगा। आज देश के अंदर ज़रूरत है, मतलब सही मायने में आज़ादी का पर्व क्या होता है, जब देश के जो लोग हैं वो सही मायने में आज़ाद हो, वो सही मायने में सक्षम हो, वो सही मायने में अपने आप में समर्थ हो, अपने आप में एक ताकतवर हो कि वो अपनी जो निजी ज़िंदगी जी रहा है वो किसी के भरोसे नहीं जी रहा है, और उसकी जो प्राइमरी ज़रूरतें हैं, मतलब उनकी जो प्राथमिक ज़रूरतें हैं, खाने पीने की, रहने की, कपड़ा पहनने की, उसके साथ शिक्षा की, रोज़गार की, अच्छे स्वास्थ्य की, इन ज़रूरतों को सरकार का काम है। ये बुनियादी ज़रूरतें हैं और वो सरकार इसीलिए बनाता है कि उसकी बुनियादी ज़रूरतें पूर्ण हो सके। और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जब कुर्सी पर बैठती है तो सरकार जब कुर्सी पर बैठती है तो सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि पूरे देश के अंदर जिन जिन लोगों ने उन्हें उस कुर्सी पर बिठाला है तो उनकी बुनियादी ज़रूरतों के लिए उन्हें ज़्यादा संघर्ष ना करना पड़े, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन सरकार जब अपने आप में एक तरफ फेल होती है तो वो ताली थाली जैसे एक नए कल्चर को निर्माण करती है, डाइवर्ट करती है। अब जब सवाल पूछने की बारी आई, जब समीक्षा करने की बारी आई, तो ऐसे में फिर एक डाइवर्ट करने का एक ऑप्शन फिर से एक मिल गया है, ये है तुम्हारे देशभक्ति का। तुम देशभक्त हो तो तुम सवाल नहीं पूछोगे, देशभक्त हो तो तुमने झंडा लगाना चाहिए, देशभक्त हो तो तुमने ये कहना चाहिए, तुम देशभक्त हो तो करना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो इस प्रकार की बातें हो रही हैं। तो सवाल पूछना चाहिए लोगों ने कि भाई आरएसएस के जो लोग हैं उनके घर के बच्चे, कितने बच्चे सेना में जाते हैं, कितने बच्चे जो है, अब तो अग्निवीर आ गया है, तो अब ये भी सवाल पूछना चाहिए कि आरएसएस के लोग और बीजेपी के जो लोग हैं वरिष्ठ, तो वो छोटे कार्यकर्ताओं की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जिनके घर के लोग जो देश के लिए समर्पित हैं, वो लोग जो बड़े लेवल पर अपने आप को मास लीडर मानते हैं और अपने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर आगे आगे चलते हैं, उनके कितने बेटे इस देश के लिए सेना में गए हैं, उनके कितने बेटे जो है अब आने वाले समय में अग्निवीर बनने वाले हैं। ये तमाम सवाल हमारे देश के लोगों ने पूछना चाहिए था, और ये नहीं पूछना चाहिए करके इस प्रकार का एजेंडा आया हुआ है, ये इस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है। मैं बात कर रही थी कि देश के अंदर
जो देशभक्ति की बात कर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग, आरएसएस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बीजेपी है, बीजेपी की माँ आरएसएस है, और माँ की जो कल्चर है, माँ ने जो संस्कार दिए हैं उसी संस्कार पर जो है बेटा काम करता है। तो बीजेपी आज जो काम कर रही है वो आरएसएस के ही कल्चर पर, आरएसएस के ही संस्कारों पर, आरएसएस ने जो चीज़ें सिखाई है उसी चीज़ों पर सिखाई। सभी लोग जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री एक स्वयंसेवक है और वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। देश के गृह मंत्री आरएसएस से जुड़े हुए हैं। हम जिस महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र के आज जो डिप्टी सीएम है वो आरएसएस से के सेवक हैं। तो इन तमाम लोगों से हम आज यह सवाल कर रहे हैं कि हमारे देशभक्ति का जो आप पैमाना लगा रहे हैं, ये पैमाना आप अपने इतिहास में खोजिए, क्या आप कहीं टिकते हैं क्या? तो ऑर्गेनाइजर कहता है कि जो 3 रंग है वो अशुभ है और इसीलिए ये तिरंगा हमने स्वीकार नहीं करना चाहिए। आरएसएस के सरसंघ चालक उस समय के गोलवलकर वो लिखते हैं कि जो भगवा झंडा है वो ईश्वर का रूप है और एक दिन ऐसा आएगा कि भगवा झंडा ही जो है राष्ट्रध्वज होगा और इसके सामने संपूर्ण देश जो है वो झुकेगा। और उन्होंने तिरंगे को उन्होंने राष्ट्रध्वज नहीं माना और इसीलिए आरएसएस के कार्यालय पर तिरंगा फहराया नहीं गया कभी। एक शुरुआती दौर में मैं बता दूं, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 यहाँ ये 2 बार आरएसएस ने अपने कार्यालय में पर तिरंगा झंडा जो है लगाया था। उसके बाद 2002 में एक बार लगाया और अब जो है ये कल्चर चल रहा है, यह अभियान चल रहा है। तो ऐसे में फिर से अब देखना यही होगा कि किस प्रकार का होता है। हालांकि आरएसएस के द्वारा तिरंगे को फहराना ये तो सुर्खियों में बना रहता है और ये सुर्खियाँ ही है क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि आरएसएस तिरंगे में हरा रंग पसंद नहीं करती। हरा रंग इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि इस देश के अंदर हरा रंग जो है वो एक विशेष वर्ग के लिए है। मुस्लिम वर्ग जो है वो हरे रंग को लेकर अपना सम्मान दिखाते हैं, वो उनकी पहचान है। जैसे इस देश के दलित, इस देश के बहुजन समाज के लोग नीले रंग को पसंद करते हैं और नीला रंग जो है वो उनकी क्रांति का प्रतीक है। तो ये 3 रंगों को लेकर उनका ऐसा विचार रहा, तिरंगे झंडे को लेकर ऐसा विचार रहा। देश की आज़ादी को लेकर भी वो लोग नाखुश थे क्योंकि उनको लग रहा था कि इस देश पर एक कम्युनल गवर्नमेंट बैठना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस जो है वो बहुत सेकुलर थी। कांग्रेस भी बहुत कम्युनल रही और कांग्रेस से ही आरएसएस का निर्माण हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी का अगर माँ आरएसएस है तो आरएसएस की माँ जो है वो कांग्रेस है, वहीं से पैदा होती है, कोई वो सेकुलर नहीं है। लेकिन कैसा होता है, एक अलग अलग क्राइटेरिया उन्होंने बनाया कि हमारा कम्युनल यहाँ तक रहेगा और तुम्हारा कम्युनल यहाँ तक रहेगा। तो इस प्रकार का एजेंडा जो है वो चल रहा है संपूर्ण देश के अंदर। ये तिरंगे को लेकर जिस प्रकार देशभक्ति चेक की जा रही है तो इसका पैमाना कुछ और होना चाहिए था। देशभक्ति कब कब चेक करना चाहिए, जब देश के लोगों की स्थिति क्या है। देश के लोगों को, आपने देश के युवाओं को नौकरी नहीं दी, आपने देश के लोगों को रोजी रोटी का जरिया नहीं दिया, आपने निजीकरण करके रेलवे जैसे बड़े पब्लिक सेक्टर को जो है आपने नैरो कर दिया और वहाँ पर अब जो भर्तियां हो रही है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, जो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कहे, ठेके पे कहे, तो इनसे जो नुकसान हो रहा है, जिनका नुकसान हुआ है, और एक व्यक्ति को जब नौकरी लगती है एक परिवार में से तो उसकी जो एक पीढ़ी होती है वो उनका भविष्य अच्छा होता है, उनका विकास होता है अच्छे से, उनके ही परिवार के लोग अच्छी शिक्षा ले सकते हैं, उनके परिवार का जो क्या कह सकते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बदलता है। तो ये इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कि कुछ परिवर्तन हुआ है और ये परिवर्तन ठोस है। तो ये ठोस परिवर्तन हमको कहीं नज़र नहीं आया इन 7 सालों में। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कांग्रेस के शासनकाल में बड़ा परिवर्तन था।
कांग्रेस तो भैया, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि कांग्रेस तो यह जलता हुआ घर है, इसमें कोई जाना नहीं और चवन्नी के सदस्य होना नहीं। बीजेपी की ही हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इन 7 सालों में जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने किए, उन्होंने अपने कोई भी वादे पूर्ण नहीं किए। उन्होंने जो रोजगार की बात की वो रोजगार नहीं दी। आज 75 साल की इस अमृत महोत्सव पर देश का युवा जानना चाहता है कि हमें नौकरियां क्यों नहीं लगी, लेटरल एंट्री में इस देश के SC ST OBC क्यों नहीं जाते। क्या भारतीय जनता पार्टी अब भी यही मानती है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC में मेरिट नहीं है या टैलेंट नहीं है? अगर ऐसा है तो उन्होंने खुलेआम कहना चाहिए और खुलेआम कहकर यह SC ST OBC को ललकारना चाहिए। SC ST OBC के युवाओं को ललकारना चाहिए कि हाँ, तुम्हारे अंदर मेरिट नहीं है, तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है और अगर है तो शो करो, मौका देना चाहिए। लेकिन इस प्रकार का कोई भी अभियान, कोई भी उनके स्टेप उनकी तरफ से नहीं नजर आ रहा है। इससे यह समझ में आता है कि वो मौका नहीं देना चाहते। वो मौका क्यों नहीं देना चाहते? वो मौका इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि उन्हें पता है इस देश का इतिहास, उन्हें पता है कि इस देश के अंदर अगर वर्चस्व रखना है, धार्मिक उन्माद जितना बढ़ेगा, जितना बेरोजगारी बढ़ेगी, जितनी इस देश के अंदर गरीबी बढ़ेगी, उतना ही जो उनका एजेंडा, सांप्रदायिक एजेंडा सक्सेस होगा, सफल होगा। इस देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोगों के पास ऑप्शन क्या होगा? धर्म। इस देश के अंदर गरीबी बढ़ेगी तो हमारे पास ऑप्शन होगा धर्म, भगवान। हमारे पास अगर हम समस्याग्रस्त हो जाए, हम लाचार हो जाएंगे, हर चीज को मांगने की कोशिश करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, स्वाभिमान नहीं रहेगा और इसके बाद जब लाचार हो जाता है कोई व्यक्ति, वो लाचार होने के लिए उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो वो लाचारी में वो हर चीज को स्वीकार करता है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अग्निवीर लाना बहुत ज़रूरी है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निजीकरण करना बहुत ज़रूरी है, जो कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में शुरू किया। कांग्रेस ने उसे शुरू किया और उसे 100% करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इन 75 सालों में आज भी आप रेलवे स्टेशन के आजू बाजू में देखिए, झोपड़पट्टियों में कौन रहता है, रेलवे स्टेशन के आसपास के झुग्गियों के मोहल्ले में कौन रहता है, कितने सवर्ण उस झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जो 50 साल पहले झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, उन्हीं के परिवार आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। हमें इसकी समीक्षा करनी होगी कि हमारे इस देश का बहुजन समाज, जिसमें शेड्यूल ट्राइब आता है, आज उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, वो किस प्रकार जीवन यापन कर रहा है। हमें इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि जो आज से 50 साल पहले जिसके पिताजी मजदूरी करते थे, उनके बच्चे भी आज मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। जिनके माँ बाप जूता सफाई करते थे, जिनके माँ बाप सीवर साफ करते थे, आज उनके बच्चे भी ये करने के लिए अगर मजबूर हैं तो समीक्षा होनी चाहिए कि देशभक्ति कैसे कोई जताए। देशभक्ति जताने के लिए भी उसे कैपेबल तो बनाइए। अगर खाना खाना है और 2 वक्त की रोटी के लिए हमें मेहनत करनी है, 2 वक्त की रोटी के लिए हमें सुबह से रात तक काम करना है और अगर हमने वो काम नहीं किया तो कल की रोटी नहीं मिलेगी। इस संघर्ष में भी अगर देश की सरकार ये अपेक्षा रखती है कि हमारे देश के लोगों ने अपनी देशभक्ति का प्रमाण देना चाहिए, प्रमाणित करना चाहिए कि हम इस देश के लोग हैं और हमें अपने देश से प्यार है, हम अपने घर पर झंडा लगाएंगे। और फिर एक दूसरी तरफ एक और यह भी चेहरा है कि ये फुले शाहू बाबा साहब, इनके मिशन मूवमेंट की देन है कि लोग आज सवाल कर रहे हैं, लेकिन वही लोग सवाल कर रहे हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो समाज में काम करते हैं। उनका यह कहना है कि घर घर तिरंगा नहीं चाहिए, घर घर रोजगार चाहिए। कई लोगों का यह कहना है कि घर घर तिरंगा नहीं चाहिए, घर घर संविधान चाहिए, क्योंकि संविधान अगर पता चल जाए तो इस देश के SC ST OBC जो ज़्यादा तादाद में हैं, वो लोग अपने आप को इतना कैपेबल कर पाएंगे कि इस देश के विकास के लिए अपना हिस्सा दे पाएंगे।
चाहे फिर वो सिविल सर्विसेज से हो, चाहे वो सेना में जाकर हो, चाहे वो उद्योग धंधों में जाकर हो। तो संविधान हर घर होना चाहिए, इसकी भी बात चल रही है। रोजगार रोजी रोटी की बात चल रही है। तो एक तरफ जो लोग हैं, इसी से एक तरफ घर की बात चल रही है। आपको यह भी पता होगा कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी का यह भाषण था कि मेरे रहते हुए सबको घर मिलेंगे। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास की क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति यह है कि पहले आपके पास प्लॉट होना चाहिए, अगर आपके पास जगह है तो वो NA होनी चाहिए या फिर उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए। तो ये सारी झंझटें, ये जो सारे पछड़े हैं, इन सारे पछड़ों में बहुजन समाज फंसा हुआ है। तो जिसके पास घर नहीं है उसे आप झंडा लगाने की सलाह कैसे दे सकते हैं? जिसके पास रोजगार नहीं है उसे झंडा खरीदने की सलाह कैसे दे सकते हैं? जिनके घरों में जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जो भुखमरी से जूझ रहे हैं, और जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, बारिश के दिनों में उनके घरों में घुटना घुटना पानी भर रहा है, किन लोगों से आप अपेक्षा कर रहे हैं? और ये जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, जिन लोगों का मैं वर्णन कर रही हूँ, वो ये देश है, वो ही सच्चा भारत है। भारत वो नहीं है जिनके बंगले हैं, जो सवर्ण समाज से आते हैं, जिनके घरों में 2-2 3-3 नौकरी वाले हैं। उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात उनकी कर रहे हैं जो मुख्यधारा में है ही नहीं। हम बात उनकी कर रहे हैं जो बहुत समस्याग्रस्त है और हर दिन 2 रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे वो ऑटो चलाने वाला हो, चाहे वो फुटपाथ पर दुकान सब्जी की दुकान लगाने वाला हो, छोटा व्यापारी हो। इस प्रकार के वो लोग जो कि छोटे मोटे कामों पर मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं और अपने घर के लोगों का पेट पालते हैं, और उसके बाद भी उसे अपने देशभक्ति का प्रमाण देना पड़ रहा है, सबूत देना पड़ रहा है। ये तो बहुत शोकांतिका है। जो लोग सक्षम हैं उन्होंने अपने देशभक्ति का प्रमाण देना चाहिए। और ये भी बात है, बीजेपी अगर परीक्षा ले रही है तो इस देश के उन देशवासियों ने पास होना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ सवाल भी इस अमृत महोत्सव पर हमने छोड़ने चाहिए कि भैया, तुमने 7 साल में जो वादे किए, जो कांग्रेस ने किया वही भारतीय जनता पार्टी ने किया। बल्कि ये कह सकते हैं कि 2 कदम आगे बढ़ के बीजेपी ने काम किया है। जो निजीकरण कांग्रेस लेकर आई थी उस निजीकरण को बढ़ावा बीजेपी ने दिया। जो ईवीएम कांग्रेस लेकर आई थी उस ईवीएम का फायदा अब बीजेपी उठा रही है। और कई जगह पर जो है उनके ऊपर कैसे आरोप लग रहे हैं तमाम लोग जानते हैं। कई वीडियोस ऐसे वायरल हो गए हैं कि यहाँ पर ईवीएम की मशीनें मिल रही, वहाँ पर ईवीएम की मशीनें मिल रही हैं। अब खरीद फरोख्त की भी बात चल रही है। जहाँ पर मशीनों में जहाँ पर ईवीएम सेट नहीं हुआ वहाँ पर एनडीए सरकार बना लेती है, अपने समर्थन से सरकार बना लेती है, और फिर उसके बाद वहीं के विधायकों को खरीद फरोख्त करके फिर उनकी सरकार गिराकर फिर बीजेपी की बना देती है। महाराष्ट्र में यह हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, और संपूर्ण देश के अंदर जिसे ऑपरेशन लोटस भी कहा गया। तो इस प्रकार की एक राजनीति देश के अंदर चल रही है। और इस राजनीति के अंदर देश का जो युवा है, युवाओं का देश इसे कहा जाता है। और अब इस युवाओं के देश को आने वाले 2-3 सालों में बेरोजगारियों का देश भी कहा जाएगा, क्योंकि जो इस देश का युवा है वो उसकी सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। और जिस रोजगार को वो ढूंढ रहा था वो रोजगार अब क्या हो गया, उसका दर्जा जो है वो खत्म हो गया है। जो युवा पहले अपने आप को सिक्योर पाता था, रेलवे के अंदर अपने आप को सिक्योर पाता था, बैंकों के अंदर, कि चलो मेरी जो एक पीढ़ी है उसका सुधार हो जाएगा, अपने आने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा और आने वाले समय में अपने परिवार को अच्छे मुकाम पर लेकर जाएगा, और उनके बच्चे आने वाले 20-25 सालों में अच्छी जगह पर होंगे। लेकिन बैंकों का निजीकरण, इलेक्ट्रिसिटी, ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी महामंडल, इनका निजीकरण, उसके बाद LIC का निजीकरण हो गया है। अब करोड़ों बीमा कंपनियां हो गई है। पहले LIC पर ही लोग विश्वास करते थे। रेलवे का निजीकरण। तो इस प्रकार से इस निजीकरण से जो लोग हैं वो लगातार जो है लगातार लोगों की ज़िंदगी में
काफ़ी बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि जब आरक्षण से क्या हो रहा था, इस देश के उन लोगों को मौका मिल रहा था जिन्होंने हजारों हजारों सालों तक इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था की गुलामी को सहा। मनुवादी व्यवस्था के ये कह सकते हैं, मनुवादी व्यवस्था ने थोपे हुए उन कानूनों का पालन किया जहाँ पर मानवता को कोई जगह नहीं है, जहाँ पर इंसान के जीवन में उत्थान हो सके, इस ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ऐसे जगहों पर रहे। लेकिन बाबा साहब के वजह से जो संविधान में जो लागू किया, मूलभूत अधिकारों में जिस आरक्षण को दिया गया, उन चीज़ों की वजह से कुछ बदलाव हो पाया था, लेकिन उस तादाद में नहीं हो पाया, क्योंकि काट छाट, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल, कह सकते हैं इस प्रकार के षड्यंत्र से कई लोगों को रोका गया, कई लोगों को आने नहीं दिया गया। और आज भी कोई कम नहीं है। आईआईटी में और आईआईएम में आप देखिए तो पीएचडी में ओबीसी के छात्रों को एंट्री ही नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लोग बहुत कम प्रतिशत में, जितने लोग अप्लाई करते हैं उसमें से 98% लोग जो है वो नॉट कैपेबल और वो लायक नहीं है, ऐसा बताया जाता है। और इस प्रकार से काट छाट करने की जो प्रक्रिया है वो आज भी चल रही है और हजारों सालों से चल रही है। लेकिन फिर भी डीपी बदलने की बात नहीं है, बात है सरकार बदलने की। यहाँ डीपी बदलने से बात नहीं बनेगी। तो ये जो है हर घर तिरंगा वाला अभियान है, आप इसमें पास तो हो जाइए, लेकिन सवाल पूछिए और समीक्षा करिए इन 75 सालों में इस देश के SC ST OBC को क्या मिला। तो आज के लिए हम इतना ही, और समय काफ़ी हो गया है, तो आज की इस लाइव को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत।